Good morning, students. Continuing again, chapter 1, the rise of nationalism in Europe. अब हम आते हैं टॉपिक 3 पर. तो टॉपिक 3 में एज ऑफ रिवॉल्यूशन है. तो ये जो था 1830 से 1840 तक, ये सारा पीरियड रिवॉल्यूशन का था, क्रांति का था. तो लिबरलिज्म और नेशनलिज्म ये जो है मतलब बढ़ता हुआ जुड़ गया रिवॉल्यूशन के साथ. बहुत सारा क्षेत्र जो था यूरोप का, जैसे इटालियन और जर्मन स्टेट्स, प्रोविंसेस, ऑटोमन एम्पायर, आयरलैंड और पोलैंड का. तो अब हम देखेंगे कि पहला जो मूवमेंट हुआ, पहला जो अपहीवल हुआ, वो फ्रांस में हुआ जुलाई 1830 में. बोरबॉन किंग, जिसको कि वापस लाया था पावर में, कंजर्वेटिव जो रिएक्शन हुआ था 1815 के बाद, उसको लिबरल रिवॉल्यूशनरीज ने ओवरथ्रो कर दिया, यानी हटा दिया. इन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची लाया और जो लुई फिलिप को वहाँ पर बैठा दिया गद्दी पर. तो अब जुलाई रिवॉल्यूशन जो हुआ, तो इसने एक चिंगारी छेड़ दिया इसका देखा देखी ब्रसल्स में, जिससे बेल्जियम टूट गया जो यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से, और वो स्वतंत्र हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया. फिर आया ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. इसने मोबिलाइज किया जो राष्ट्रीयता की भावना थी, जो एजुकेटेड इलाइट थे ग्रीस की. तो ग्रीस एक बार जो था वो पार्ट था ऑटोमन एम्पायर का 15th सेंचुरी से. तो स्ट्रगल जो था, संघर्ष जो था ग्रीस का, वो स्टार्ट हुआ 1821 में, और एक ट्रीटी हुई कॉन्स्टेंटिनोपल में 1832 में, और ग्रीस को पहचान मिली एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में. अब हम देखेंगे रोमांटिक इमेजिनेशन और नेशनल फीलिंग्स क्या था. तो डेवलपमेंट जब हुआ, विकास जब हुआ नेशनलिज्म का, तो ये केवल वॉर्स के द्वारा ही नहीं आया, या कि राज्य को बढ़ाने से ही नहीं आया. इसमें कल्चर का एक इम्पॉर्टेंट रोल था, जो कि क्रिएट किया, जो आइडिया था नेशन का. आर्ट, पोइट्री, स्टोरीज, म्यूज़िक, इन सब ने मदद किया कि वो एक्सप्रेस करें और राष्ट्रीयता की भावना को शेप डालें. रोमांटिक आर्टिस्ट, पोइट्स ने आलोचना किया ये जो रीज़न और साइंस का ग्लोरिफिकेशन था. इन्होंने फोकस डाला इमोशन, इंट्यूशन और मिस्टिकल फीलिंग पर. इन्होंने ये भी कोशिश की कि क्रिएट करें एक सेंस, एक शेयर्ड कलेक्टिव सामूहिक हेरिटेज का, और वही आधार बने नेशन का. रोमांटिक एक जर्मन फिलोसोफर थे, जोहान गॉटफ्राइड हर्डर. उन्होंने दावा किया कि ट्रू जर्मन कल्चर वो डिस्कवर होगा केवल कॉमन पीपल जो हैं उनमें. तो कॉमन पीपल को वहाँ दास वोक कहते थे. फोक सॉन्ग्स, फोक पोइट्री, यानी जितने भी लोकगीत थे, लोक कविताएँ थी, लोक नृत्य थे, सब सही मतलब कि सच्चाई वाली आत्मा थी नेशन की, और इसको लोकप्रिय बनाया गया. तो ये सारा रूप जो था फोक्स का, कल्चर का, वो ज़रूरी था नेशन बिल्डिंग के प्रोजेक्ट के लिए. पोलैंड वो पार्टीशन हो कर दिया गया था जब एंड हुआ था 18th सेंचुरी का, ग्रेट पावर्स रशिया, प्रशिया और ऑस्ट्रिया के द्वारा. पोलैंड अब एक इंडिपेंडेंट राज्य के रूप में नहीं था, लेकिन उसने अपना नेशनल फीलिंग्स को जिंदा रखा अपना ओपेरा और म्यूज़िक के द्वारा. उसने फोक डांसेस लाया जैसे पोलोनाइज और मजारुका को, और ये नेशनलिस्ट सिंबल बन गया. लैंग्वेज ने भी एक इम्पॉर्टेंट रोल मतलब दिया कि डेवलप करे नेशनलिस्ट सेंटिमेंट को. तो रशिया ने जब ऑक्यूपाई कर लिया, जब रशिया में मिल गया, तो पोलिश लैंग्वेज को वहाँ से ज़बरदस्ती निकाल दिया गया, फोर्स किया गया कि वो स्कूल से मतलब निकाल दिया जाए, और रशियन लैंग्वेज हर जगह थोप दिया. 1831 में एक आर्म्ड रिबेलियन हुआ. किसके खिलाफ? तो रशियन रूल के खिलाफ. फाइनली इसको दबा दिया. बहुत सारे मेंबर्स, क्लर्जी जो थे पोलैंड में, वो यूज़ करने लगे लैंग्वेज को कि ये शस्त्र है नेशनल रेजिस्टेंस का. इसका परिणाम यह हुआ कि बहुत सारे प्रीस्ट और जो बाइशप थे उनको जेल में भर दिया, या उनको साइबेरिया भेज दिया. ये उनका पनिशमेंट था रशियन अथॉरिटीज़ के द्वारा, क्योंकि उन्होंने रिफ्यूज़ किया था रशियन लैंग्वेज में वो प्रीच नहीं करेंगे. यूज़ जो था पॉलिश का, वो देखा गया एक सिंबल स्ट्रगल का. किसके खिलाफ? तो रशियन डोमिनेंस के खिलाफ. तो थर्ड टॉपिक अभी पूरा नहीं हुआ है, थोड़ा सा और है.
तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।